बच्चों, मैं साहिल आप लोगों को आज आपके हिंदी सब्जेक्ट के तीसरे चैप्टर वाह रे हमदर्द नामक पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके लेखक घनश्याम अग्रवाल जी हैं। तो थोड़ा हम लोग घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनका जन्म 1942 ईस्वी में अकोला महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1942 मतलब 1942 में कहाँ हुआ था? अकोला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या थी, इनके अंदर क्या विशेष कैरेक्टर्स थे जो उनको कवि बनाते थे कि इनके आसपास की जो भी घटनाएं होती थी, घटती थी, क्योंकि देखो कवि जो होते हैं लोग, जो उनके इंसिडेंट घटते हैं उन्हीं की बेसिस पे तो लोग कहानियाँ लिखते हैं। तो इनके जो सामने इंसिडेंट घटते थे, इनके समय में जो इंसिडेंट घटते थे इनके साथ, तो उसमें ये हंसी ढूंढते। देखो, हाथ से ढूंढना है लिखा है ना, हाथ से ढूंढकर उसे धारदार व्यंग्य में डालकर अपने लेखन की विशेषता रखते थे। यानी मतलब हाथ से ढूंढना मतलब उसमें हंसी ढूंढना कि जिससे पढ़कर लोगों को मजा आए। ठीक है, इनकी कविताएं कभी आपको बोरिंग नहीं लगेंगी। तो मैं शुरू करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, तो आप लोग को भी मजा आएगा। अब देखिए, उस दिन मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। ठीक है, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। ये कौन कह रहा है? ये कवि कह रहे हैं। ठीक है, कवि कौन है? घनश्याम अग्रवाल जी। ठीक है, उस दिन जब मैं पूंजीवादी मतलब क्या होता है? वह विचारधारा जिसमें उत्पादन के साधनों पर धनिकों का अधिकार होता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी है मीनिंग, तो आप लोग को छोटे के लिए मैंने लिख दिया है। पूंजी माने धन, जो हम लोग बचा करके, मतलब जो हमारे पिता माता हम लोग के लिए बचा करके पैसे रुपए रखे थे, उसे बोलते हैं पूंजी। मेरे जिंदगी भर की पूंजी है ये, मतलब मैंने जिंदगी भर में पैसे बचा करके रखे थे, उसे बोलते हैं पूंजी। हमारा बैंक बैलेंस हमारा पूंजी होता है। वादी मतलब विचारधारा, कैसी विचार आप रखते हैं उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पूंजी माने धन, वादी माने विचारधारा। ठीक है, तो धन रूपी विचारधारा को पूंजीवादी बोलते हैं। और समाजवादी मतलब सामाजिक विषमता को दूर कर समता स्थापित करना। समता मतलब समानता, जो समाज में मतलब सोसाइटी में चारों तरफ समानता के साथ रहता है, मतलब मतभेद नहीं करता, किसी में भेद नहीं रखता। ठीक है, अपने से लो कास्ट वालों को भी वह इज्जत देता हो और सबके साथ अच्छे से बात करता हो, किसी के साथ मतलब उसको ज़्यादा मानता हो, उसको कम मानता हो, ऐसे विचारधारा न रखता हो, सबको बराबर का हिस्सा देता हो। ठीक है, उसे बोलते हैं सामाजिक व्यक्ति, जिसके अंदर कोई भी विषमता मतलब विष मतलब बोल सकते हो कि गलत भावना जिसके अंदर नहीं रहती, तो उसे सामाजिक व्यक्ति कहते हैं। अर्थव्यवस्था मतलब जानते ही होंगे आप लोग, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी होती है। ठीक है, जैसे बात बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, उसका मतलब होता है भारतीय अर्थव्यवस्था। पर भाषण सुनकर आ रहा था, मतलब भाषण मतलब लेक्चर, क्या लेक्चर सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से, प्रभाव मतलब भाषण के कारण से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया। ठीक है, कौन बोल रहा है? ये लेखक बोल रहे हैं, जिनका नाम घनश्याम अग्रवाल है। यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। निश्चित रूप मतलब कंफर्म रूप से नहीं कर सकते, मतलब पूरा कंफर्मली ये नहीं कह सकते, लेकिन वो कह रहे हैं। पूरा कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। विरोधी मतलब अपोनेंट होते हैं ना, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यहाँ पर इंडिया का अपोनेंट कौन हुआ, मतलब विरोधी कौन हुआ? पाकिस्तान। ठीक है, ऐसी बात है। दूसरे को घृणा, घृणा मतलब प्रेम पूर्वक न देखना। जैसे हम लोग होता है ना कि उससे घृणा करते हैं, मतलब उसको अनलाइक करना। ठीक है, जिसको पसंद न करते हैं मतलब उसको घृणा करते हैं। घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खाम खा मतलब बेकार हुई। ठीक है, बेकार में ही मैंने खाम खा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। ठीक है, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। अब वो कह रहे हैं कि मेरा उस कार से एक्सीडेंट हुआ और मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, वह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। और जैसे ही उनका एक्सीडेंट हुआ, इंसानियत कायम करने के लिए उनकी तरफ लोग दौड़े। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इस पूरे पैरे में आपको कुछ चीज़ें अच्छी नज़र आएंगी।
क्या कि दुर्घटना के बाद इंसानियत कायम करने के नाते उनके पास कुछ लोग दौड़े। तो ये एक व्यंग है। व्यंग का मतलब समझते हो? किसी के ऊपर बोली बोलना, ठीक है। कोई चीज़ कोई कर रहा है तो उसमें तुम अपने जो है झूठ मूठ में तर्क देना, अरे नहीं ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें मतलब बोलते ना ताना मारना, तो उसे होता है व्यंग करना, ठीक है। व्यंग का मतलब ये होता है ताना मारना। और यहाँ पे लिखा गया कि कैसी कविता लिखते थे, धारदार व्यंग में ढालते थे ना अपनी कविताओं को। तो यहाँ पर भी वो व्यंग ही बोल रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें उठाने के लिए लोग इंसानियत कायम रखने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते थे। एक तरीके का व्यंग है। व्यंग मतलब किसी को ताना मारना या किसी चीज़ के लिए उनको कोसना बार बार, ठीक है। हाँ। तो आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित। परिचित मतलब जो जाने पहचाने हैं, अपरिचित मतलब जिन्हें वो नहीं जानते, ठीक है। चेहरे खड़े थे, आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता मतलब किनके चेहरों पर? लेखक के चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता मतलब जानने, मतलब ये कौन है, उत्सुक हुआ मतलब, ठीक है। बोलते हैं ना कि उत्सुक हुआ कि मतलब कौन है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, जानने के लिए जब ईगरनेस आदमी के अंदर आता है, ठीक है, एक्साइटेड होता है ना वो किसी चीज़ को जानने के लिए, उसे बोलते हैं उत्सुकता। मैंने कराते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ, ठीक है। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। इन्हें यह उत्तर मिला। जो लोग वहाँ पर खड़े थे, कुछ अपरिचित और परिचित लोग, उन्होंने बोला कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर मतलब टूट जाना, ठीक है, या उसमें कुछ कमी आना होता है। फ्रैक्चर मतलब आपकी हड्डी में हड्डियों का टूटना बोल सकते हैं, फ्रैक्चर कहलाता है। अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ, मेरी टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। ये तो आपको समझ में आया होगा। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे मतलब बोलते हैं ना, इडियम एंड फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में, वही मुहावरा मतलब किसी को बोली बोला। जैसे किसी को अगर कोई काम नहीं करना तो लोग बोलते हैं ना, नाचना में आंगन टेढ़ा थे। नाचना में आंगन टेढ़ा क्या है? मुहावरा ही तो है। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये सब क्या है? मुहावरा, ठीक है। मेरे दिमाग में एक नया मुहावरा, तो उनके दिमाग में एक मुहावरा आया, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना, ठीक है। अब यहाँ टांग का वहाँ पे होता है ना, नाचना आंगन टेढ़ा मतलब ईद का चांद होना। जैसे ईद का चांद होना मतलब कि कभी मतलब दिखना नहीं। अरे राम तू तो ईद का चांद हो गया, ठीक है, मतलब वो कभी दिखता नहीं है वहाँ पर। यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो उनका भी यहाँ पर उन्होंने एक मुहावरा बोला कि टांग का टूटना, यदि टांग टूट गई तो आप समझ लीजिए कि आपको सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ेगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझ लो आत्मा से परमात्मा के मिलन का समय आ गया। अब यहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलन करने का मतलब मृत्यु। आत्मा मतलब जो हमारे शरीर की आत्मा, परमात्मा मतलब भगवान होते हैं। भगवान से हमारी आत्मा का मिलन कब होता है? जब हमारी मृत्यु हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझ लो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होनी दुर्घटना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि घनश्याम अग्रवाल जी अपने कहानियों में हास्य मतलब खुशी, हंसी, ठीक है, जो इसको पढ़े उसको मज़ा आए, इंटरेस्ट बना रहे, उसका सस्पेंस नहीं था उनकी कहानी में। उनकी कहानियों में हंसी थी, मज़ा लगेगा आपको पढ़ने में, उसको अच्छा लगेगा, खुशी मन से आप पढ़ेंगे उसको। तो हंसी मन से लिखा करते थे, इसमें कहानी में हंसता हुआ भाव देखने को मिलता था। और व्यंग मतलब किसी पर ताना मारना। कोई काम कोई बोलता है ना तो उस पर हम लोग टिप्पणी करते ना, अरे तू क्या करेगा, तू तो ये भी नहीं कर पाया तो वो क्या करेगा, समझ रहे हो कि नहीं। किसी को मतलब बार बार ताना मारना, किसी को बार बार किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ के लिए रोकना टोकना, ये सब इसी के अंतर्गत आता है, व्यंग मारना, ठीक है। तो वो कैसे कवि थे? जो अपनी कविताओं में हास्य को ढूंढा करते थे और हास्य को ढूंढने के साथ साथ ही व्यंगात्मक कवि थे जो व्यंग भी ढूंढते थे, तो व्यंग रूप में ही बोलते थे, ठीक है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने
मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाला कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। ऐसा किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि देखो, अभी मिलने वाले को ये तो मालूम नहीं है कि वहाँ पर जो जिससे मिलने जा रहे हैं वो किस अवस्था में है। अगर वो सो रहा होगा तो उससे जागना ही पड़ेगा, क्योंकि उससे मिलने वाले हैं। तो वो बता रहे हैं कि जो हमदर्दी जताने वाले, जो सहानुभूति देने वाले हैं, मतलब जो मेरे दुख में मेरा साथ बताने के लिए आते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हमदर्दी जताने के लिए आते हैं कि गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, जो लोग आते हैं वो लोग आराम हराम कर देते हैं। आराम हराम कर देते हैं मतलब किसी भी अवस्था में आप सोए जागे रहो, सोए रहो, कुछ करते रहो, तो आपको उस काम को छोड़ करके उनसे बात करना होता है, अपने दुख को बताना होता है। तो बोल रहे हैं आराम हराम हो जाता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 3 लाइन भी यहाँ पर उन्होंने व्यंग ही बोला है, मतलब ताना मारना, किसी को बोली बोलना, कमेंट करना बेमतलब का, ये सब व्यंग के अंतर्गत आता है। जिसकी मरीज की खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड, जनरल वार्ड मतलब सार्वजनिक, सार्वजनिक, ठीक है, सामान्य वार्ड भी बोल सकते हो। जनरल वार्ड मतलब सामान्य वार्ड या सार्वजनिक वार्ड, मैंने लिखे हैं मीनिंग, आप लोग लिख सकते हो। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दें। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जनरल वार्ड जो होता है उसमें एक निश्चित समय होता है, मतलब एक फिक्स्ड टाइम होता है कि 5 से 7 आप मिल सकते हो पेशेंट से, नहीं तो आप नहीं मिल पाओगे। लेकिन प्राइवेट वार्ड में यह तो खुला निमंत्रण, लेकिन प्राइवेट वार्ड में ऐसा कुछ नहीं है, आप वहाँ जब मन कहे तब जा करके अपने पेशेंट से मिल सकते हो। ठीक है, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, कौन कौन आता है हमसे मिलने? परिचित आते हैं जो हमको जानते हैं, रिश्तेदार आते हैं और मित्र आते हैं। आओ अब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। ठीक है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। अब यहाँ पे इस लाइन को पढ़ेंगे ना आप, तो यहाँ पर भी आपको क्या नज़र आएगा? व्यंग नज़र आएगा। व्यंग मतलब ताना मारना, किसी को बोली बोलना। ठीक है, जैसे कोई लड़का है, अगर वो एक सब 6वीं में फेल हो गया, ठीक है, अब 7वीं में वो टॉप करना चाहता है पूरा कॉलेज, तो वो लोगों के सामने बोलता है कि मैं टॉप करूँगा। तो कुछ लोग उसको बोलते ना, अबे तू क्या टॉप करेगा, तू तो 6वीं में भी फेल था। तो ये क्या हो गया? उसको बोलना, उसको बोली बोलना, तो इसे ही बोलते हैं व्यंग। ठीक है, किसी को व्यंग बोलने का मतलब ये होता है कि उसी के बारे में टिप्पणी करना, कमेंट करना बेमतलब का। तो बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी, मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लोग मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अब कवि यहाँ कहते हैं, जो लेखक कहते हैं कि जो हमदर्दी जताने लोग आते हैं मेरे पास, उनका ख्याल तो मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। उनके हाव भाव से, मतलब उनके रिएक्शन से मुझे लगा कि मेरी दूसरी टांग भी अब टूट चुकी है। मुझे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। वो होता ना कि अगर यार मेरे यहाँ वो रात को आया था तो मैं भी उसके यहाँ जाऊँगा, मेरे यहाँ कुछ पड़ा था तो मेरे निमंत्रण मैंने उसको दिया था तो मेरे यहाँ आया था, मेरे काम वो आया था तो मैं भी उसके काम में जाऊँगा। मतलब वो होता ना किसी का एहसान न लेना, अगर वो मुझे किया था तो मैं भी उसके लिए करूँगा कुछ नहीं कुछ। तो जिनकी भी टांग वांग टूटी थी वो उससे मिलने आए पहले, ठीक है, क्योंकि उसकी टांग टूटी। तो जब उसकी टांग टूटी थी, उनकी टांग टूटी थी, तो ये लेखक गया था मिलने, अब लेखक की टूटी तो वो लोग मिलने आ रहे हैं इनसे। ठीक है, मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वो अपना एहसान चुकाए। ठीक है, एहसान चुकाए कि मतलब कब इनकी टांग टूटे और कब हम लोग अपना, मतलब मेरे में आया था तो मैं भी उसके में चला जाऊँगा, तो हिसाब बराबर हो जाएगा। इनकी हमदर्दी में यह खास बात छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। और कवि कह रहे हैं कि वो लोग मानो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब मेरी टांग टूटी थी तब तू मुझसे मिलने आया था, लेकिन अब तेरी टूटी तो हम लोग मिलने आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वो लोग कहना चाह रहे हैं, कवि को लगता है कि वक्त सब पर आता है। तू मेरे में आया तो मैं तेरे में भी आऊँगा, और तू मेरे दुख में आया तो तेरे पर भी दुख पड़ेगा तो मैं भी उसमें आऊँगा। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब जो कोरम पूरा करना होता है। ठीक है, कोरम पूरा मतलब यार जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ ये वो, कोरम पूरा करने मतलब, समझ रहे हो नहीं? उन्हें मरीज में हमदर्दी नहीं होती, उन्हें मरीज को चोट लगी है, दर्द में है, उससे कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस इसलिए जाना होता है
कि बस वहाँ पर जाऊँगा तो मेरा नाम होगा कि मेरे दुख में आया था वो, ठीक है, और वो मेरे में आया था तो मुझे भी उसमें जाना ही पड़ेगा। उनको दुख इस बात का नहीं कि उसकी टांग टूटी है, बस उनको जाना इसलिए कि वो मेरे में आया था, मेरे दुख में आया था तो उसके दुख में मुझे पहुँचना है। ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए आंख खोली तो वो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। अब यहाँ पर भी आप इन 3-4 लाइनों को पढ़ करके देखेंगे तो जो बड़े बाबू हैं, ऑफिस के बड़े बाबू, अगर वो सोए थे, अगर वो वापस चले जाते तो उनको फिर से आना पड़ता, ठीक है, क्योंकि उनको तो ये जताना था कि जो लेखक है उनको यह पता चले कि उनके ऑफिस के बड़े बाबू भी उनकी टांग टूटने पर आए थे। वो जताने के लिए आए थे कि मैं तुम्हारी टांग टूटी भाई तुमसे मिलने आया था। तो चूंकि वो सोए थे, अगर उनके दर्द से उनको कोई फिक्र रहती तो चले जाते, फिर बोलते मैं चलो से बाद में आ जाऊँगा, अभी वो सो रहा है, दर्द में है, उसको क्या जगाऊँ, ठीक है। लेकिन उनको तो अपना कोरम वहाँ पर अटेंडेंस लगवाना था, भाई मैं भी आया हूँ आपके दुख में। तो वहाँ पर वो ज़बरदस्ती वहाँ पर उनको जगाते हैं और उनको एहसास दिलाते हैं देखिए मैं भी आपके दुख में पहुँचा हूँ। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। मोहल्ले वाले फुर्सत से कहने का मतलब क्या, अपना सारा काम धाम फिनिश करके वो लोग तब आते हैं। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता, ये देखो बंदर, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों किया कि मतलब जैसे यहाँ पर एक तो आदमी खुद ही दुखी में है, फिर इस तरीके के कहना कि आप बच्चे चाचा को पहचानते नहीं, पहचानते तो है ही, लेकिन इस तरीके से कि बोलना ये देखो चाचा जी, ठीक है। अब वो दुख में है और इस तरीके से उनका जो है वो लोग मिलवा रही हैं चाचा से, जैसे लग रहा है कि चिड़ियाघर में बंदर को देखने के लिए बच्चों को बोला जाता है, अरे देखो बेटा ये बंदर है, तो वैसे बोल रहे देखो ये बेटा चाचा है। तो वो लेखक को पसंद नहीं आता। वो लेखक बोल रहे हैं कि जैसे चिड़ियाघर में हम लोग बच्चों को बंदर दिखाते हैं, यहाँ जानवरों को आइडेंटिफाई कराते हैं बच्चों से, देखो शेर, ये देखो बंदर, तो वैसे चाचा को इस टाइम वो आइडेंटिफाई करा रहे हैं, जैसे बच्चे जानते ही नहीं कि वो हमारे चाचा हैं। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर, शीशी मतलब कांच की बोतल को शीशी बोलते हैं, लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली डांस मतलब कथकली केरला का मशहूर डांस है, ठीक है। कथकली केरला में होता है, तो कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इससे पहले कि उससे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, ठीक है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा मतलब उस पर गुस्सा किया, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, एक तो दवाई उनकी गिरा दी, फिर इस तरीके का बोलना कि चलो भैया पेड़े खिलाओ, मतलब मिठाई होती है पेड़ा, ठीक है, पेड़े खिलाओ, चलो दवा गिर गई, कोई बात नहीं, ये शुभ होता है, शुभ मतलब अच्छा होता है दवा का गिरना। अब सोचो, दवा गिर मतलब गलती भी कर रही हैं, ऊपर से जो है उसको सही भी बता रही है। दवा गई समझो बीमारी गई, अच्छा इस तरीके का बोलना, मतलब दवा चली गई समझो बीमारी चली गई। इसके 2 घंटों तक सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी, मैं भीतर से कांप उठा। अच्छा, अब उसके बच्चे इतना कांड करके सब कुछ गए थे कि लेखक को डर लग रहा था कि वे दोबारा ना आए, लेकिन सोनाबाई ने फिर बोला कि मैं दोबारा आऊँगी। यह सुनते ही वो भीतर से कांप गए। कांप के मतलब भयभीत हो गए, भयभीत मतलब डर गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद ही कर देते हैं। औपचारिकता का मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना, कोरम पूरा करना है, कि मतलब वो मेरे में आए थे तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, ये वो है ना। रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं, ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती मतलब मेरे सीने पर सिर रखकर आधा पड़ रोने लगा। औधा मतलब उल्टा, सॉरी गलती हुई, औधा का मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो, ठीक है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है।
तुझे क्या हुआ? ये लेखक बोलना चाह रहे हैं, चल भाई मुझे चोट लगी, मुझे रोना चाहिए, लेकिन तू इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है? मैंने दिल में कहा कि मुझे हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। गड़ाना मतलब उसमें एकदम लिपटे रहना, चिपके रहना। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन, गर्दन मतलब नेक बोलते हैं, नेक माने गर्दन, ठीक है, गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। अच्छा, अब आप इतना सुन के समझ तो बिल्कुल गए होंगे कि किस तरीके के कवि थे, ठीक है, किस तरीके के कवि थे। यहाँ पर देखिए इनका घनश्याम अग्रवाल जी किस तरीके के कवि थे। उन्होंने बताया है ना, मैंने आपको पहले बताया, ये हमेशा अपनी कविताओं में हाथ से ढूंढा करते थे। हाथ से ढूंढना और मजाकिया अंदाज में कविताओं को लिखना और व्यंग बोलना ही इनकी कविताओं की खासियत हुआ करती थी, ठीक है। अब सोचिए, इस तरीके की औपचारिकता, इस तरीके का जो है हमदर्दी जता रहे हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम कि उनका पेशेंट कौन है, बिना देखे जाने सुने जा कर के लिपट जा रहे हैं और इस तरीके से रो रहे हैं दूसरे पेशेंट के साथ। आप समझ रहे हो ना कितनी बड़ी बात है ये। तो यहाँ पर हंसी नहीं तो और क्या आएगी आदमी को। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, वो गुप्ता जी से मिलने आया था, लेकिन उसको तो फटाफट अपने वो जो होता है ना कि प्री प्लान प्रोग्राम रहता है, भाई जाने के बाद तुमको वहाँ रोना है, रो करके थोड़ी सी हमदर्दी जतानी है, फिर तुरंत टैक्सी में बैठना और घर आना है। और ठीक उसने वैसा ही किया, लेकिन उसको तो वो कहते हैं ना, नकल में भी अकल की ज़रूरत होती है। उसने क्या किया कि पेशेंट को पहचाना ही नहीं, उसने लेखक को जाके लेखक के सीने से चिपक गया। उसको चिपकना किससे था? हमदर्दी किससे जतानी थी? गुप्ता जी से। तो आप समझ रहे हो ना कि इनकी कविताओं में आपको हंसी और व्यंग रूपी बातें हमेशा देखने को मिलेंगी। हे अच्छा भाई माफ़ करना कहकर वो चला गया। वह वहीं रोने की आवाज़ मुझे पड़ोसी कमरे सुनाई। अब वो बोल रहे हैं कि ठीक जैसे वो मेरे पास रोया था वैसे ही अब किसके पास रो रहा है? गुप्ता जी के पास, जो बगल वाले कमरे से। आप समझ रहे हो ना, प्री प्लान था कि जाने के बाद मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना होता है ना कि वैसे मूवी जब होती है, एक्टिंग करते हैं ना हीरोज, तो उसमें से पहले प्री प्लान रहता है कि हमको ऐसा एक्टिंग करना है, वो करना है। तो उसको भी मालूम था कि मुझे जा करके ऐसे ऐसे करना है। तो जैसा वो सेम किया था लेखक के साथ, वैसा ही उसने सेम जाके किसके साथ कर रहा है? गुप्ता जी के साथ। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरे रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, ठीक है। उसको पैसे भी दे दी थी। कौन दे दी थी? उसकी पत्नी ने। तो वो उनको बुरा लगा, किसको? लेखक को। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि हैं लपकानंद, ठीक है। सूरत मतलब उनका चेहरा जिनका देखना नहीं चाहते, लेखक करें, वो लोग भी आपकी हमदर्दी जताने के लिए आएंगे। उनकी बेतुकी बातें, बेतुकी मतलब मूर्खतापूर्ण, मतलब बेवकूफ़ी भरी बातें, कविताओं में सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखता ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब वो मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाएंगे, बिना नहीं पिलाने मतलब सुनाना बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे, आते ही कहने लगे, सच कहता हूँ कसम से मैं आपके बारे में सोचता रहा। अब देखिए इस तरीके की हमदर्दी कि मतलब लेखक कभी उनसे अपने मन को जोड़ना ही नहीं चाहते थे, लेकिन वो उनके बारे में इतना सोच रहे हैं। समझ रहे हैं आप कि मतलब एक खाली बाहरी दिखावा है, मन से उनके प्रति कोई भावना नहीं। उनकी टांग टूटी, दर्द है, उनको करा रहे हैं, किस दुख दर्द में होगा, ऐसा कुछ नहीं। बस केवल बाहरी दिखावा, अरे यार मैं आपके बारे में कितना सोचता था, ये है वो है, रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ रात को इसी संदर्भ में कविता बनाई, और आपके ही कारण मैंने कविता बनाई। अब देखो कविता बनाना तो उनका मुख्य काम है, वो तो करेंगे ही, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने कारण जोड़ दिया कि आपके कारण मैं रात भर जागा और उसी जागने में मैंने एक कविता भी आपके लिए तैयार कर दी। वह झोले में डायरी निकाली और लगे सुनाने। कौन? लपकानंद। असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी थी साइड रॉन्ग, ठीक है। अब देख रहे हैं आप, इसमें उन्होंने किस तरीके से मूर्खतापूर्वक बातें की हैं। आप लोग की जानकारी के लिए मैं बताऊं, असम की राजधानी है दिसपुर और मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि असम की राजधानी है शिलोंग। तो मूर्खतापूर्ण बात करते ही थे, जैसा कि पहले ही बोला गया है कि बेतुकी कविताएं लिखते थे। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, उनके दोस्त की टांग टूट गई थी। मोटर वाले तेरी साइड थी, किससे एक्सीडेंट हुआ था? कार वाले से, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मोटर वाले से, ठीक है। तो गलत गलत कविताएं सुनाते थे। इसका एक उदाहरण भी आप लोगों के सामने रख दिया गया है।
कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी है। अब जब कविता उनकी फिनिश हुई तो हम लोग रिएक्शन देखते हैं ना, कि जो श्रोतागण होते हैं जो सुनते रहते हैं हमको, वो लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो मानो सुनना चाहते हो कि लेखक क्या बोले, वाह वाह बोल रहे हैं या मेरी तारीफ करी, भाई वाह तुमने क्या कविता लिखी है। और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। और क्या कवि पहले जो लेखक थे उनकी कविताएं तो सुनते नहीं थे लपकानंद की, तो अब लपकानंद की एक आंखें जैसे पूछ रही हो कि मेरी कविता कैसी थी, और दूसरी आंखें मानो ऐसा कह रही हो कि अब बेटा कहाँ जाए, अब तो टांग टूटी, अब तो तुझे एक ही जगह रहना पड़ेगा ना, तो मेरी कविताओं को तुझे सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भाव वो कवि सोच रहे हैं, मतलब लेखक सोच रहा है कि लपकानंद ऐसी उम्मीद कर रहा है मुझसे कि एक आंख से वो अपनी कविताओं की तारीफ मुझसे जानना चाहता है कि मैंने कैसी कविता कही है, और दूसरी आंख से वह यह कहना चाहता है मानो कि अब तू कहाँ जाएगा, पहले तो मेरी कविताएं सुनने से मुंह फेर लेता था, लेकिन अब कहाँ जाएगा, तो तेरी टांग टूट चुकी है ना। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ा मुश्किल से विदा किया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मैंने उनको चाय पिलाया और कहा कि मैं आपकी कविताएं फिर सुनूंगा, उसका वादा किया और फिर उनसे विदा किया, मतलब उनको फिर वापस कहा कि अब आप चलिए, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो आऊँगा, आपकी कविताएं जरूर सुनूंगा, उसका वादा किया उन्होंने। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उसे तोड़ना जहाँ पर मेरे कोई भी परिचित ना हो। अब देखना यहाँ पर फिर उन्होंने एक व्यंग रूप बात ही बोला है कि मतलब ऐसे अगर हमदर्दी जताने वाले लोग हों जो ऊपर से मेरे लिए सोचते हों, जिनके लिए मेरे मन में कोई भावना ना हो, मेरे टांग के टूटने का दर्द उनके मन में ना हो, अपितु वो लोग खाली अपना बदला लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे हमदर्दों को मेरे साथ मत जोड़ना। और मेरी दूसरी टांग भी अगर तुझे तोड़ने का मन कहे तो तब तोड़ना जब मेरे साथ कोई परिचित मेरा न हो, ठीक है। क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। आप समझ रहे हो ना कि वो गुप्ता जी से मिलने आया था, पेशेंट इनसे मिलकर क्या के रो रहा है। सोचिए क्या बीती होगी जब वो देखे होंगे कि वो प्री प्लान करके आया कि भाई मुझे चलना है, ये सब एक्टिंग करके वहाँ से फटाफट टैक्सी में बैठना फिर आ जाना। फिर लपकानंद का ही देख लो, उनको अपनी कविताओं में वो पूछना चाह रहे हैं कि मेरी कविताएं कैसी हैं। सिचुएशन उनकी टांग टूटी हुई है, वहाँ पर उनको भरोसा देना चाहिए कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहाँ पर ये लोग अपनी कविताओं की हमदर्दी जानना चाहते हैं, कि कविताओं के बारे में प्रशंसा जानना चाहते हैं, मेरी कविताएं कैसी थी। तो बस कवि इसमें बताना चाहते हैं कि ऐसे हमदर्द बिल्कुल नहीं चाहिए जो ऊपर से दिखावा करते हैं और अंदर से आपसे घृणा करते हैं। घृणा करते हैं मतलब आपको अनलाइक करते हैं, ठीक है। ये एक हंसी घर के आईने से मतलब एक कोई एक पाठ रहा होगा, जिसमें से एक छोटा सा पाठ आप लोगों की किताब में रख दिया गया है। आप जब बड़े हो जाएंगे तो एक हंसी घर के आईना मतलब एक कोई एक बुक ही होगी जिसमें ये लिखा गया होगा, बहुत बड़ा पाठ होगा, लेकिन इसमें से एक छोटा पाठ आप लोगों की किताब में रख दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं आप लोग को फटाफट एक समरी देता हूँ इस चैप्टर की, कि वाह हमदर्द के लेखक घनश्याम जी अग्रवाल थे, ठीक है। इन्होंने अपनी कविताओं में हमेशा हास्य मतलब हंसी और व्यंग मतलब दूसरों पर व्यंग कसना, मतलब दूसरों के बारे में भी मतलब कि फिजूल बातें बोलना, ठीक है। किसी को मतलब अगर कोई काम कोई अगर बाय द वे सपोज करो कोई बच्चा अगर 6वीं क्लास से पढ़ता है, मैंने पहले बताया था लेकिन फिर बता रहा हूँ कि 6वीं क्लास कोई पढ़ता है, अगर वो बाय द वे फेल हो गया और कोई बड़ा काम करना जा रहा है तो उसको ताना मारना, अरे तू क्या करेगा, तू तो 6वीं भी फेल है, तू नहीं कर पाएगा, इस तरीके की बातें बोलना किसी को, ठीक है, ताना मारना, ठीक है, बात बात को उसको चिढ़ाना, ये सब व्यंग के अंतर्गत आता है। तो घनश्याम जी अग्रवाल जो थे वो ऐसे ही कवि थे जो व्यंग ढूंढा करते थे, समझ रहे हो आप, व्यंग ढूंढते थे, ठीक है। अपनी कविताओं में जो उनके सामने घटनाएं घटती थी उसी को तो देख करके कवि लोग लिखते हैं कविताएं। तो जब वो देखते थे कविताओं को, जो अपने सामने वो देखते थे घटनाओं को, उसमें वो हंसी और व्यंग को ढूंढते थे। व्यंग का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, और हंसी और व्यंग को ढूंढ करके वो कविताओं को लिखते होंगे। तो आपने चैप्टर पढ़ के तो खुद ही समझा होगा कि किस चैप्टर में क्या है और किस तरीके का, यानी कि बोरिंग नहीं लगा होगा आप लोग को चैप्टर। एक बार मैं आप लोगों को इसका पूरा समरी बताता हूँ। तो क्या होता है कि एक बार एक्सीडेंट हो जाता है घनश्याम जी अग्रवाल का, इससे कार से एक्सीडेंट हो जाता है। तो उनको वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो उनको एक प्राइवेट अस्पताल सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, जहाँ पर उनसे कुछ लोग हमेशा आते जाते हैं मिलने के लिए, हमदर्दी जताने के लिए। वहाँ पर कुछ लोग परिचित रिश्तेदार होंगे तो उनसे मिलने आते रहते हैं। फिर वहाँ पर उनसे जो है कुछ लोग उनको हमदर्दी जताने में इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं चलता कि जो है उनका दुख दर्द नहीं बांटने आए हैं, बल्कि जो है अपनी वो मांग पूरी करने आए कि भाई आप मेरे में आए तो आप में भी मैं आऊँगा। होता है ना कोरम पूरा करना, कि मेरे में किया था तो मैं भी आप में करूँगा। फिर उसके बाद
वो गुप्ता जी जो टैक्सी से आते हैं, गुप्ता जी से मिलने आता है तो उनसे मिलने चला जाता है, जिससे लेखक से ही जाकर के लिपट जाता है सीने से। ठीक है, जो टैक्सी से एक बंदा आता है तो उसको मिलना रहता है गुप्ता जी से, लेकिन वो उनके ही सीने पर जाके लिपट जाता है। फिर उसके बाद सोनाबाई का एंट्री होता है। सोनाबाई के बच्चे जो आकर के जो है पूरा उनकी दवा का शीशी उसी फोड़ देते हैं। फिर फिर उनको साहस देते, फिर भी मैं दोबारा आपके पास मिलने आऊँगी। फिर लपकानंद आते हैं। तो ऐसे 3-4 यहाँ पर कैरेक्टर थे, जिसे आप लोग पढ़ोगे खुद से एक बार तो समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और आपको अगर अच्छा लगा हो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।